ओके, सो व्हाट वी आर कल हमने, अगर आपको याद हो, तो कल हमने चार चीजें स्टडी करने की कोशिश की। अब नजर आ रहा है जी? ओके, सो इसका साइज भी थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं, तो ये इम्प्रूव हो गया साइज। और साथ ही हम, तो कल हमने चार प्रॉपर्टीज को पढ़ने की कोशिश की, अगर आपको याद हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी, एंड दैट वाज द लीनियरिटी। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ एन, हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ एन, और ये इनपुट हम दे दें किसी भी सिस्टम को, चाहे वो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म करता है, बस ट्रांसफॉर्म करता है, तो हमें लेट करें कि उसने आउटपुट दे दिया एक्स ऑफ एक्स, एक्स वन है, तो एक्स वन ऑफ जी। इसी तरह अगर हम इसको अगर कलर आपको नजर आते हैं तो अच्छी बात है। तो इसको अगर मैं एक येलो कलर से आप रिप्रेजेंट करूं, और को एक और इनपुट मैंने दिया एक्स टू ऑफ एन, और आउटपुट आ गया मेरे पास एक्स टू ऑफ जी। अब अगर मैं पहले ही इनपुट को किसी भी स्केलिंग फैक्टर से, किसी भी स्केलर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मिसाल के तौर पे ए, इसको भी छोड़ दें जी। इन्होंने ना, मैंने अपने आप को बदल लिया, इन्होंने अपने आप को नहीं बदला। क्यों जी, टाइप पे आना कोई मसला है? ये तो आपने मुझे एक दो दिन पहले भी कहा था कि बस आज आखिरी है। तो आज आपने अपना पूरा हिस्सा पूरा करना है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ए से मल्टीप्लाई किया, तो अगर इसका आउटपुट भी जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाए, इसी तरह अगर हम इनपुट को बी से मल्टीप्लाई करें, दूसरे इनपुट को, नजर आ रहा है ना, तो आउटपुट भी जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो जाए। और अगर हम इन दोनों इनपुट्स को आपस में, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को आपस में ऐड कर दें, तो आउटपुट भी आपस में ऐड हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम, ये ट्रांसफॉर्म ओबे करता है लीनियरिटी को। इसका मतलब है, कहने का मकसद ये है कि अगर पहला इनपुट मेरा ए टाइम्स एक्स वन ऑफ एन है, दूसरा इनपुट ए वन, दूसरा इनपुट है मेरा ए टू टाइम्स एक्स टू ऑफ एन, एंड आई एम एडिंग देम। सो व्हाट इज हैपनिंग, माय फर्स्ट इनपुट is this one a1, because of a1 x1 of n, I get an output a1 z1 of n, z1 of z, x1 of z. Similarly, because of the second input, I get the output, which is a2 into x2 of z. And ladies and gentlemen, because I'm adding the two inputs, my outputs are also added. So it means it shows that it is following the z transform. And then and ladies and gentlemen, इसके बाद हमने इसको समझने के बाद इसका प्रूफ भी किया। हमने प्रूफ किया कि अगर ये दोनों इनपुट हम ले लें, सॉरी, ओके, तो ये तो के प्रूफ में भी, उसमें भी मौजूद हैं, आपके वीडियो में भी मौजूद हैं जी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मेरा एक इनपुट मिसाल के तौर पे एक्स वन ऑफ एन है, जल्दी जल्दी से, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो लाजमी तौर पे आपको पता है मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इनपुट आपका एक्स वन ऑफ एन हो जाएगा, आपका इनपुट एक्स वन ऑफ एन हो जाएगा। इज इट विजिबल? इसी तरह अगर आप आउटपुट को, इनपुट को एक्स टू कर दें, तो हियर यू विल बी पुटिंग यूर एक्स टू, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग द जी ट्रांसफॉर्म। अब मैंने इन दोनों इनपुट्स को स्केल करके, ऐड करके, और अपने जी ट्रांसफॉर्म के हवाले कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे अब मेरा इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ एन, इट विल बी दिस टर्म, बिकॉज दिस इज नाउ माई इनपुट। Now, ladies and gentlemen, if you know from basic maths that x1, this x of z of minus n will be multiplied with both of them. So the same I did here. Then the summation. So this summation will go to the first some part as well as to the second part, and the same has been done here. The same has been done here. ये देख लें जी, पहले को भी मिल गया और दूसरे को भी। तो what it means? It means a of x1 of z, this is x2 of z.
तो विच मीन्स इट इज फॉलोइंग द linearity principle. Okay. Then is, ladies and gentlemen, we covered the second yesterday property, and the second property was of the shifting property. तो इसमें हमने मेहरान कवर ये किया कि अगर हमने एक एग्जांपल ली, कहा कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इनपुट है और वो ये है, यानी 0 पे 1 है, यानी कि डेल्टा ऑफ एन है, मिसाल डेल्टा ऑफ एन है, तो इसका अगर आप जी ट्रांसफॉर्म करें जो कि हमने कल किया, तो हमें जवाब आया 1। क्या जवाब आया? सिंपल 1। अब क्वेश्चन ये हमने किया कि एक तरीका तो ये है कि हम अगर कोई भी दूसरा हमारे पास सिग्नल हो, मिसाल के तौर पे ये है 0 और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 3। अब अगर इस 3 का और वही डेल्टा ये 1 है, इसका मतलब है कि डेट इज बीन शिफ्टेड, n-3 हो गया है, n-3 हो गया है। तो अगर हम इसी पहले वाले ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करें और इस प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें, तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो होगा डेट विल बी एक्स ऑफ जी, यानी यही वैल्यू इनटू जी की पावर जितना शिफ्ट है, जी की पावर जितना शिफ्ट है। तो इसका मतलब है कि द आंसर विल बी z-3 इंटू 1, विच मीन z³ z-3 या 1/z³। सिंपल। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि अगर तुम आपका जो जी ट्रांसफॉर्म पेयर है एक्स ऑफ एन के लिए, अगर आपको एक्स ऑफ जी पता है, जैसे इसके लिए, इस एक्स ऑफ एन के लिए हमने फाइंड कर लिया हुआ है कि हमारा एक्स ऑफ जी ये है। क्लियर? तो अगर ये हमें पता हो तो देन वी डोंट नीड टू रिकैलकुलेट इट, इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे इसी सिग्नल को हम ले लेते हैं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये 1 है। अगेन दिस इज ए शिफ्टेड एडवांस्ड है, n+3 है, तो इट विल बी सिंपली एक्स ऑफ जी इंटू जी की पावर 3। तो अब आपको हमें फिर पता है कि डेल्टा ऑफ एन यानी अनशिफ्टेड का एक्स ऑफ जी जो है 1 है, ये अभी हमने क्लियर किया हुआ है। तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x³ एंड विद द आंसर विल बी z³। सिंपल। तो ये बात यहां पे बता रहा है कि अगर आप किसी भी इनपुट सिग्नल को, आपको उसका जी ट्रांसफॉर्म पता हो, तो अगर वही सिग्नल डिले हो जाए या एडवांस हो जाए, यहां मैंने डिले करके दिखाया और यहां मैंने एडवांस करके दिखाया, तो व्हाट विल बी डन, अगेन द सेम एक्स ऑफ जी इज हियर, द सेम एक्स जी ऑफ जी इज हियर, only it will be multiplied by g की पावर if it is delay z-m and if it is advanced z-m। कोई मुश्किल? Clear? Okay. The third property which we covered yesterday, is the following. The third property is here कि अगर आपके पास कोई भी अगेन सिग्नल है, आपके पास कोई भी सिग्नल है, लाइट बी, ओके, आपके पास कोई भी सिग्नल है लेडीज एंड जेंटलमैन विच इज एक्स ऑफ एन, अगर आपको इसका ट्रांसफॉर्म पेयर पता है, यह आपको गिवन कर दिया गया है, तो यू शुड बी हैप्पी। इसका मतलब कि नाउ व्हाट हैज बीन डन, योर इनपुट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे कल हमने इस पे आप लोगों को टास्क भी दिया था कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यू ऑफ एन है, मेरे पास यू ऑफ एन है, लाइक हियर, तो इट इज 1 1, दिस इज यू ऑफ एन। इफ आई गेट इट, मेहरान अगर ये हो जाए एन टाइम यू ऑफ एन, सवेरा अगर ये हो जाए एन टाइम यू ऑफ एन, तो क्या जवाब होगा? कागज भी है और पेन भी है, अगर आपके पास एन है, सॉरी यू ऑफ एन है,
अब आपने यू एफ एन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखता हूं कि जवाब कौन जल्दी लाता है। सवेरा ने तो हेल्प लेना शुरू कर दी। अंबर ने कर लिया। कल कायन थी मलाइका? आप नहीं थे? थे? क्यों इतनी छुट्टियां करते हो? वो जरूरी काम था, इसके अलावा कोई और बात कर दो। तो इतना तुम्हारा जरूरी था कि तुमने तालीम छोड़ दी उसके पीछे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और तुम्हारी छुट्टियां ठीक ठाक हैं। या तो तुम अपने पेरेंट को कहो कि 3 सेमेस्टर बाकी जो हैं वो आपको काम वाम पे लगा लें, काम सारे करवा लें, ताकि अगले 3 सेमेस्टर में तुम पढ़ सको। चलो भाई, इतना मुश्किल काम तो नहीं दिया। इधर देखिए, छोड़ें इस बात को। तो जनाब मैंने ये कहा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जी, मैंने मुसलमान से कलमा पूछो और वो कहे गए, साथी मुसलमान से पूछता हूँ और साथी भी कहे जी याद में निश्ता। तो जनाब ये है आपका यू ऑफ एन, ये है आपका यू ऑफ एन। अब अगर इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल। जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जीरो पे जीरो आ जाएगा, 1 पे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 पे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 पे 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। एंड दिस योर सिग्नल विल बिकम, योर न्यू सिग्नल विल बिकम एन टाइम्स यू ऑफ एन। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? यू एफ एन के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है, दुनिया का इतना मुश्किल काम है। हमने भरपूर कोशिश की गई इधर उधर से कोई जवाब निकाल लें, लेकिन जेन इस्तेमाल करने से हमने सोचा कि कहीं इस्तेमाल ही ना हो जाए। ठीक है, एनी वापस आए जी। तो हमने इसके लिए क्या किया? हमने कहा कि जी वो ही आपने करना क्या है, आपने इस एक्स ऑफ जी को, इस एक्स ऑफ जी को यानी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय माइनस जी। क्लियर? तो इन दिस वे you will be able to get uh, the transform pair for the newer signal, which is n times the previous signal, n times the previous signal. ओके okay. फिर हमने आखिरी चीज जो कल के लिए की एंड दैट वाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर हम अपने सिग्नल को, हम अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें, यानी वही एक्स ऑफ एन है जिसका एक्स ऑफ जी ट्रांसफॉर्म पेयर हमें पता है, या हमने कभी फाइंड कर लिया, या हमें दे दिया गया है कि जी एक्स ऑफ जी का ये है। अब वो कहता है कि जी इस उसी सिग्नल को हमने एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया है, एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने ये करना चाहें तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। मैंने कल एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो कि इसने कहा कि जी मैंने कही लेकिन अपने साथी तक बात पहुंचाई, ऊंची आवाज में कहना नहीं किया। ऐसे ही था मोहसिन? अच्छा, मैंने बोल दिया था फिर तो मैंने बोल दिया तो टाइम पे क्या टाइम। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर प्लीज, हम बाद में ये कर रहा था कि दिस ए ऑफ एन की वैल्यू पे, इस ए एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ए ऑफ एन की वैल्यू कब स्टेबल होती है, यानी कन्वर्जिंग होती है। तो उसके लिए आपने देखा था कि ए की वैल्यू हमेशा हम 0 और 1 के दरमियान लेते थे, क्योंकि इसमें इस टाइम में ये सिग्नल अगर ए की वैल्यू लें तो आपका ये सिग्नल कन्वर्ज होता है। लेकिन अगर आप ए इज ग्रेटर देन 1 ले लें, ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये डाइवर्ज होता है।
तो इसका मतलब है कि अगर इस सिनेरियो में आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए डीटीएफटी, तो मेरा क्या जवाब आएगा जी? डीटीएफटी तो पढ़ा है ना, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर इसी ऐसी एक्सप्रेशन में आपको दे दूं और कहूं कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या क्या आंसर आएगा? जी सवेरा, कोई आंसर नहीं आएगा। बड़ी बुरी बात, आपने ब्रेन को इस्तेमाल करना। जी रुखमा, ये अनडिफाइंड है, इसका इसका डीटीएफटी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको प्रीवियस जब कंपैरिजन बताया था डीटीएफटी का और जी ट्रांसफॉर्म का, तो वहां कहा था कि जी आपका जो सिग्नल है दैट नीड टू बी बाउंडेड। लेकिन जी ट्रांसफॉर्म के केस में हमें यह है कि चाहे वो इनडिफाइंड हो डिफाइंड हो, वी कैन अप्लाई दी जी ट्रांसफॉर्म। इसलिए हम इसमें जी ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो बराबर किसके हो जाएगा, जी टाइम्स एक्स बाय ए। जी टाइम्स एक्स बाय ए। इसका प्रूफ शायद हमने कल नहीं किया था, शायद। तो किए? अच्छा, चलें फिर भी, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं है तो वो फिर भी आपको करवा देता हूं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूं। ये मल्टीप्लीकेशन बाय एन के लिए कल समझाया था कि अगर आप एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेन तो नहीं मानता, लेकिन प्रूव करके बताया कि इट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ दी जी ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन ये पार्ट, जिसे मैंने कहा कि अगर हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर दे, ए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसकी स्केलिंग कर रहे हैं, लेकिन किस वैल्यू से स्केलिंग कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से, क्योंकि ए की पावर एन इज ए एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। स्पेशली आपको इस पे कंप्लीट टाइम दिया असाइनमेंट के तौर पे कि आप इस बात को समझ जाएं, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजीली हम देख सकते हैं कि ये एक्स ऑफ एन अगर करेंगे तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा इनपुट एक्स ऑफ एन की बजाय, हमारा इनपुट एक्स ऑफ एन की बजाय ए एन टाइम्स एक्स ऑफ एन हो जाता है, तो यहाँ पे ए ऑफ एन एक्स ऑफ एन आ जाएगा। तो हमें इस केस में, न्यूअर केस में, ये फाइंड करना है कि बेसिकली इट इज इक्वल टू दी एक्स, यानी कि एक्स जी ऑफ जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डिवाइड बाई, क्लियर हो गया, जी बाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें जी, अब इसके प्रूफ के लिए अच्छा, अब यहां देखिए, तो यहां पे मैंने नई वैल्यू डाल दी, ए की पावर एन और दिस वन। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों में, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें और इसमें एन की पावर है, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूं, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूं एक्स ऑफ एन अपनी जगह पे, और इस ए ऑफ एन इंटू जी की पावर माइनस एन। कोई गलती तो नहीं की? नहीं की। अगर नहीं की तो अगला स्टेप देख लें फिर, एक्स ऑफ एन इंटू जी, सॉरी ए जी की पावर माइनस एन की पावर एन। ये एन मैंने दोनों का बेस है, दोनों की पावर सेम है, मैंने बाहर लिख ली। अब मुझे मेरे फार्मूले के अंदर एन के साथ क्या होना चाहिए? तो इसको माइनस बनाना दुनिया का आसान काम है। क्या कर लूं, इनको मैं बना दूं ए के इनवर्स और जी, और पावर माइनस एन हो गई। ठीक है ना, वही माइनस एन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस एन टू प्लस वन माइनस एन हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वन उसी तरह माइनस एन आ जाएगा। अब ये सिंपल फार्मूला है। तो अगर आप में से कोई है जो मुझे बता सके कि व्हाट इट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ ए इनवर्स जी, क्योंकि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर एन होता, यहाँ पे अगर एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स आ जा, एन होता है तो यहाँ पे एन आ जाता है, यानी जहाँ जो चीज भी होती है जी होता है तो यहाँ जी आ जाता है। तो यहाँ पे जी की जगह ए इनवर्स जी है तो ए इनवर्स जी आ गया, विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ जी डिवाइडेड बाय
और यही हमने प्रूव करना था। मुश्किल। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अगली प्रॉपर्टी की तरफ, एंड दैट इज द टाइम रिवर्सल। एंड दैट इज द टाइम रिवर्सल। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि अगर आपका इनपुट जो है वो एक्स ऑफ एन है, बार बार हम एक्स ऑफ एन ले रहे हैं। अगर आपके एक्स ऑफ एन, मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा था, थोड़ी तवज्जो दें कि अगर जीरो है, जीरो है, जीरो पे वन है, तो इसका वन है। ऐसा ही है ना। अगर थोड़ी सी और तवज्जो दे दें, तो अगर ये जीरो है मेहरान, ये वन यहां पे आ गया, वन पे, अब इसका क्या होगा आंसर? ये आपका एक्स ऑफ एन है, ये आपका एक्स ऑफ एन माइनस वन है। अभी कराया है जी की पावर माइनस वन इंटू वन, यानी वन बाई जी, वन बाय जी। अब अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, मिरर कर दें, इसका टाइम रिवर्सल कर दें, तो क्या हो जाएगा? जीरो पे उसी तरह ये माइनस वन पे आ जाएगा और यही वैल्यू लेकर बैठ जाएगा। इट इज द टाइम रिवर्सिबल ऑफ दिस, विच यू कैन से एज डेल्टा ऑफ माइनस एन माइनस वन। टाइम रिवर्सल हो गया। तो अब हम देखना चाहते हैं, हमें ऐसे भी आता है कि अगर ये यहां पे है तो वी नो इट विल बी जी इंटू वन। तो चेक करते हैं वाकई आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, ओके ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैंने क्या किया कि इसको टाइम से रिवर्स कर दिया, टाइम से रिवर्स कर दिया। तो मैंने कहा मेरा जी भी क्या हो जाएगा? वन बाई जी हो जाएगा। जहां जी था, जहां जी था वहां वन बाई जी हो जाएगा। देखिए जहां जी था वहां वन बाई जी हो जाएगा। उल्टा हो गया ना। वेरी सिंपल। तो ये प्रॉपर्टीज आपको जी ट्रांसफॉर्म में भी काम आएंगी और इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म में भी काम आएंगी। यही आप वहां पे अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की और ये जवाब है। तो देखिए मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मोहसिन एकदम समझ गया, कहना हाँ ये तो बड़ा इजी हो गया है। क्लियर एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या कह रहे हैं कि अगर इसको आपने टाइम रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो आपका ये जो भी जी है वो सिर्फ जी वन बाई जी हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे जी है वो वन बाई जी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जी इनवर्स था तो यहाँ जी हो गया, इसका उल्टा हो गया ना। यही कहा मैंने, और क्या कहा है मैंने। अब चेक करते हैं कि सच बोला है कि झूठ बोला है, क्योंकि मेहरान तो नहीं मानता, लेकिन अच्छी बात है बताता भी नहीं है। हम्म? ये सिर्फ बाकियों को नहीं बताते या इनको भी नहीं बताते? साथ जो तीन बैठे हुए हैं इनको भी नहीं बताते, दिल में रखते हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं ठीक कह रहा हूं, तो अगर यहां पे मेरा इनपुट एक्स ऑफ एन है तो यहां पे एक्स ऑफ एन है। अगर मेरा इनपुट रिवर्स हो जाता है तो यहां भी एक्स ऑफ माइनस एन हो जाएगा। इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं है। अब लेकिन मेरा लग तो आपको रहा है वही एन है, लेकिन ये इंडेक्स बदल गया है। पहले वन पे था, माइनस वन पे चला गया। अगर ये फाइव पे था तो माइनस फाइव पे चला गया है। तो मेरा इंडेक्स बदल गया है। तो जब भी मोशन आपका इंडेक्स बदलता है तो आप क्या करते हैं? जब भी आप इंडेक्स चेंज, मैंने नहीं कहा कि रिवर्स, मैंने कहा चेंज, रिवर्स भी चेंज है। जब भी याद रखो कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कल भी कराए थे कि जब भी इंडेक्स चेंज करोगे तो चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे। अब वो वेरिएबल आपका वैलिड नहीं रहा, उसको चेंज करो। क्या करो अहमद? उसको चेंज ऑफ वेरिएबल से खेलो। वो चेंज ऑफ, देखो मैंने वेरिएबल से खेला, मैंने कहा एक नया वेरिएबल मेरे पास आ गया पी, जो कि इस चेंज वेरिएबल के बराबर है। और जब आप वेरिएबल चेंज करते हो तो आपकी प्रोबेबली आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। जैसे यहां पे आप देखें, अगर आपकी एन की वैल्यू, जैसे यहां पे आप एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, नजर आ रहा है ना। तो यहां पे एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करो, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी पुट करो तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप प्लस इन्फिनिटी लो और प्लस इन्फिनिटी यहां पुट करो, यहां पे पी की जगह, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो रिवर्स हो गया, लिमिट्स भी रिवर्स हो गई। अब आप नई लिमिट्स यहां पे पुट करें, एन माइनस एन की जगह पी पुट हो जाएगा, माइनस एन की जगह पी पुट हो जाएगा, और ये हो जाएगा, पहले था फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब हो गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, उल्टा हो गया। लेकिन समेशन में लिमिट चेंज उलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 4 नंबर लूं और इधर से मैं या 6 नंबर लूं, इधर से अंबर को कहूं कि जी तुम इधर से ऐड करना शुरू करो, और उधर से मैं एहसानुल्लाह को कहूं कि तुम उधर से ऐड करना शुरू करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। याद है ना? तो इसका मतलब है कि मैं इस लिमिट को दोबारा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो मुझे बताओ ये किस चीज के बराबर होगा? एक्स ऑफ जी। तो यहां पे यही बता रहा है, यहां पे यही बता रहा है। जी, तो एक्स ऑफ पी, और यहां पे आ जाएगा, अब क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए माइनस पी, मुझे क्या चाहिए? माइनस पी। फॉर्मूले में माइनस एन है, यानी यहाँ पे एन होता है तो यहाँ माइनस एन होता है, और यहाँ पे वेरिएबल एन होता है, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल पी है, यहाँ पे पी है, लेकिन यहाँ पे माइनस पी होना चाहिए, इसलिए मैंने -1 यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। अब अगर आप इसका एक्स ऑफ जी फाइंड करें तो डेट इज एक्स ऑफ माइनस जी। क्लियर? तो रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बगैर सॉल्व किए मैंने इसलिए बगैर सॉल्व किए मैंने यहाँ पे ये आपके सामने रखा था कि अगर आपके 0 पे 1 है तो इसका, ये अगर एक्स ऑफ एन है तो इसका ट्रांसफॉर्म है 1। एक्स ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 1। 1। अब अगर हम इसको 0 से 1 पे शिफ्ट कर दें, 0 से 1 पे शिफ्ट कर दें, तो इट विल बी कॉल्ड एज दी जी की पावर -1 इंटू एक्स ऑफ जी बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और एक्स ऑफ जी किसके बराबर है? इसका मतलब है दी आंसर इज जी की पावर -1 या 1/जी। लेकिन अब मैं इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो अभी मैंने पढ़ाई, टाइम रिवर्सल। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं? टाइम रिवर्सल। तो मैं कलर चेंज करके लगाता हूं ताकि अगर आपको नजर आता है यहाँ पे कलर चेंज, तो आपको फील हो जाए कि ये आपका 0 है, ये सिग्नल रिवर्स होके यहाँ पे आ गया, -1 पे आ गया, -1 पे आ गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या होगा? अब चाहें तो इसमें शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगा दें कि इससे ये शिफ्ट हुआ है, लेकिन अगर आप इससे टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो जस्ट यहां पे आपका जी लगा हुआ था उसको उल्टा कर दो, तो ये जी -1 था तो जी हो जाएगा z × 1, विच मीन जी। देखिए इसका अपोजिट आ गया है, अपोजिट से मुराद रिसिप्रोकल आ गया है। क्लियर? सोच लें 1 मिनट तक, 1 मिनट से भी कम, 30 सेकेंड। सोच लें अगर कोई क्वेश्चन इन 5 प्रॉपर्टीज पे है, मैंने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाई और 5 की 5 क्लियर की अपनी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेहरान को भी समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि वो बताता बिल्कुल नहीं।
आपस की गपशप लगा रहे हैं या सब्जेक्ट की गपशप लगाना शुरू की है? हाँ, ये ना कि आपने कोई अगली क्लास में जो कुछ आपने करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं अभी इधर वेट कर रहा हूँ कि जी ये देख रहे हैं क्वेश्चन है तो कर लें। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको तीनों क्विजेज के मार्क्स भी बता दें। चलें जी, 30 सेकंड तो क्या, उससे ज्यादा हो गए हैं और आप सवाल भी नहीं करते और आगे भी बढ़ने का सिग्नल नहीं दे रहे, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो स्क्रीन नजर आ रही है? क्लियर है? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पहला सवाल क्वेश्चन आज ये लिया और हम हर एक का आरओसी के साथ उसको रिलेट करना चाहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि लेट करी, आपको कल पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि डेल्टा ऑफ n माइनस एन नॉट, कि जी इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। तो बहुत इजी है कि आपको कुछ ट्रांसफॉर्म्स, बेसिक ट्रांसफॉर्म्स या तो याद होने चाहिए या उसका पेयर आपको मिल जाना चाहिए। तो अब आपको पता है कि डेल्टा ऑफ एन का जी ट्रांसफॉर्म करो तो आपको 1 मिलता है। तो अब यहां पे मैंने क्या कहा है? डिले बाय एन, एन नॉट सिग्नल्स, एन नॉट सैंपल्स, यही कहा है ना? कोई और नई बात तो नहीं की। तो सिंपली यू कैन से एक्स ऑफ जी, अब क्योंकि बाय डेफिनेशन यू नो दैट एक्स ऑफ जी is equal to summation n is equal to minus infinity to plus infinity, then your x of n into z की पावर माइनस n, ऐसा ही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये है तो अब मेरा एक्स ऑफ एन बदल के एक शिफ्टेड डेल्टा हो गया है। तो मैंने शिफ्टेड डेल्टा यहां पे पुट कर दिया, शिफ्टेड डेल्टा पुट कर दिया। और जब भी कोई सिग्नल, कोई भी डेल्टा सिर्फ नहीं, कोई भी सिग्नल का शिफ्ट हो जाए तो हमने कहा है कि डिले हो जाए, तो हमने कहा है कि जी की पावर डिले, जी की पावर डिले इनटू दी एक्स ऑफ जी, यही कहा है ना? तो अब यहां पे कितना डिले है? एन नॉट। तो देखिए हमने जी की पावर माइनस एन नॉट इनटू एक्स ऑफ जी, और एक्स ऑफ जी किसके बराबर है? 1 के। तो इसलिए हमने लिख दिया कि डायरेक्टली कि इसका जी ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज जी की पावर माइनस एन नॉट विच इज इक्वल टू 1 बाय जी की पावर एन नॉट। अब अगर हमें कोई पूछता है कि जनाब बताओ इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताओ, ठीक है मलाइका? तो क्या करेंगे? करेंगे ये कि हम कहेंगे कि जनाब हमें पता है कि ये दो वैल्यूज जो है हमारे लिए खतरे का बाइस है। क्या? अगर मेरा एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जीरो नहीं, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, जैसे मिसाल तो पे 1 है तो 1/c हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 1/g² हो जाएगा। अगर ये क्यूब है, 3 है तो 1/g³ हो जाएगा। तो इस केस में अगर z की वैल्यू 0 है तो दिस एक्स ऑफ z विल बिकम इनफाइनाइट, 1/0 बिकम्स इनफाइनाइट। और अगर आपका एक्स ऑफ z इनफाइनाइट हो जाए उस z की वैल्यू के लिए, तो दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ आरओसी, दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ आरओसी। इसी तरह अगर, इसी तरह इस साइड राइट लेफ्ट साइड पे लिखता हूं कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इस n नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी कि डिले की बजाय एडवांस हो जाए, डिले की बजाय एडवांस हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये ऊपर चली जाएगी,
जैसे देखिए ना 1/z⁻ -n0 है, -n0 है, तो डेट इज इक्वल टू z⁻n0, यही होगा ना। अब इस केस में अगर z की वैल्यू चाहे वो लेस देन अगर है, तो एनी वैल्यू जो कि z की वैल्यू इंफिनिटी है, दैट विल मेक माई एक्स ऑफ z एज इंफिनिट। इसका मतलब है कि z की वैल्यू को इंफिनिटी नहीं देना, इस वैल्यू के ऊपर ये आरओसी में नहीं जाएगा, एक्स ऑफ z विल नॉट हैव एन आरओसी। तो देखिए मैंने यहीं पे ही लिखा कि एक्सक्लूड करो z इज इक्वल टू 0 को, और अगर आपका n पॉजिटिव है और अगर आपका n नेगेटिव है, तो फिर इंफिनिटी को बाहर कर दो, इंफिनिटी को एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड तो समझते हो ना, एक्सक्लूड कर दो। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सिग्नल डेल्टा ऑफ n माइनस एन नॉट है, तो उसका z ट्रांसफॉर्म है z⁻n0। है कोई जो इस सिंबल को रीड कर सकता है? फॉर ऑल, तो फॉर ऑल z इज नॉट इक्वल टू 0 इफ n इज ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल z इज इक्वल टू इंफिनिटी इफ n इज लेस देन 0। तो इन दो वैल्यूज को अगर डिले है तो इससे बचना है, और अगर एडवांस है तो इससे बचना है। बाकी इट विल फॉर्म दी होल कंप्लेक्स प्लेन विल बी दी आरओसी फॉर दिस सिस्टम। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये ली लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने वही ली जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी की थी, एंड दैट इज एक ही मेरा सिग्नल है यू ऑफ एन, और इस यू ऑफ एन का को मैंने एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया है, कर दिया ना। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये ए की वैल्यू बिटवीन 0 and 1 है, तो your signal will converge, which is nice. But if your A value is greater than 1, your signal will diverge. So if you are going for DTFT, you can't. If you go for DTFT, it's not possible. Similarly, if your A value is between 0 and -1, so your value of this signal will again converge, लेकिन इट विल बी अल्टरनेटिंग, एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, फिर एक माइनस, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो छोटा होता जा रहा है। अगेन इट इज कन्वर्जिंग, बट इट इज diverging. It is also, if your A is greater than -1, and it is 1.1 -1.2 1.3 1.5 -2 -5, so it will again be alternating but diverging. और ये चीज अगर नहीं समझ आ रही तो अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को जाके देख लें, वहां पे आपसे ये काम इसलिए करवाया था ताकि आप देख के बता सकें कि भाई ये यहां पे क्या होगा। क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? अब देखें, मेरा सिग्नल एक्स ऑफ एन, अगर मुझे यू एफ एन का पता हो तो दैट बिकम वेरी सिंपल फॉर मी देन। ऐसा ही है ना, दैट बिकम वेरी सिंपल फॉर मी टू कैलकुलेट दी जी ट्रांसफॉर्म। अब आप देखें यहां पे, तो मैंने कहा आपको कि ये मेरा ए ऑफ एन है, सॉरी एक्स ऑफ एन है, और ये जी ऑफ एन, यही फार्मूला है ना, जेनेरिक फार्मूला, डेफिनेशन है। अब अगेन ए ऑफ एन है और जी ऑफ एन को इकट्ठा कर लें, और एक चीज देखें, यू एफ एन ने मेरा क्या फायदा किया, लिमिट चेंज कर दी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय 0 to इन्फिनिटी कर दी। देखिए यहां भी यू एफ एन ने यही खेल खेला कि सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रखा। अगर ये यू एफ एन ना होता साथ, तो ये पॉजिटिव साइड पे भी होता और नेगेटिव साइड पे भी होता। एन की वैल्यू इंडेक्स तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो क्योंकि इसने यू एफ एन ने एन की वैल्यू को 0 कर दिया नेगेटिव साइड पे। क्लियर है? ओके, तो अब ये क्या हो गया, ए की पावर -1 एंड जी और -n, इट इज अ सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज।
इट इज सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ये कहती है कि जी 1/1 - z, 1 - 1 द कॉमन रेशो, 1/1 कॉमन रेशो, and this common ratio must be less than 1, otherwise this summation will become diverging, and it will not be part of the x of z, will not be defined at this value. X of z will not be defined at that value. Okay, तो मैंने इसलिए कहा था कि a z की पावर -1 इज लेस देन 1। मलाइका, अगर मैं यहां से z को बाहर करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, a/z इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि a इज लेस देन z, या कह लो कि z इज ग्रेटर देन a। तो ये देखो मैंने लिखा है z इज ग्रेटर देन a। तो हमने इसलिए कहा कि जनाब अगर आपका ये वैल्यू a z की पावर -1 ग्रेटर हो जाए 1 से, तो इट विल नेवर कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज, यानी कि डाइवर्ज। डज नॉट कन्वर्ज का मतलब है डाइवर्ज। कुछ समझ आ रही है? ओके, अगर समझ आ रही है तो, अगर समझ आ रही है तो अंबर लिख रही है, लिख लो। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, आज ही आपको मिल जाएगा। तो रात को आप अपने पुरसुकून माहौल में बैठ के लिख सकते हैं। हो गया? ओके। लेकिन फिर भी लिख रहे हैं तो आई कैन वेट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, अब हम, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए जी। तो इसी को अब मैं, देखिए क्या था, 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। इसका मतलब है कि ए दी जीरो इज एट जीरो एंड पोल इज एट ए, पोल इज एट ए। तो पोल हो गया, देखिए हमने ए के ऊपर एक वो बना दिया, सर्कल बना दिया। ए के ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया, ये देख लें, ए के ऊपर ये सर्कल बना दिया। अब हमने कहा था कि ये वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए। तो देख लो ग्रेटर देन ए, ये बाहर का इलाका है, ये बाहर का इलाका। तो क्योंकि बाहर है, इस जी ट्रांसपोल से बाहर है आरओसी, इसका मतलब है कि ये कॉजल है। क्या है? और आपको यहाँ पे सिग्नल में नजर भी आ रहा था कि ये कॉजल है, ये सिग्नल में आपको नजर भी आ रहा है, इस सिग्नल में आपको नजर भी आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये कॉजल है, पॉजिटिव साइड पे है, यूएफएन है, कॉजल है। तो इसका मतलब मेरी बात दुरुस्त है। ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन अगर ये बात दुरुस्त है, तो अगर अब स्टेबिलिटी के लिए ये है कि अगर ए की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर ये ए 2 है मिसाल के तौर पे, इट इंक्लूड द यूनिट सर्कल, इट इंक्लूड द यूनिट सर्कल। तो देखें यहां पर भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्नल वाज डिपेंडेंट अपॉन द ए वैल्यू। यहां भी आपका ये सिस्टम कह रहा है कि दी स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन दी वैल्यू ऑफ ए। तो जो आंखें देख रही हैं, मैथ्स भी वो बोल रहा है। इसका मतलब है कि अब तक सिर्फ हमारा गलती ये थी कि वो जो बोलता था, हम अपने कानों पे ईयरफोन लगाकर कोशिश करते कि सुन ना लें कहीं, इससे कानों की वाइब्रेशन में कोई मसले आ जाएंगे, इसलिए हम मैथ्स की जुबान सुनना पसंद नहीं करते। जबकि इंजीनियर की सबसे पसंदीदा म्यूजिक कौन सा होता है, दी म्यूजिक ऑफ मैथ्स। कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है जी? विच वन? मरवत। मरवत को कहो कि मैथ शुरू कर दे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, है कि मरवत वहां से कहे ए की पावर एन, यू की पावर एन -1, तो फिर तुम्हें वो मैथ समझ आएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए आपको समझ आ रही है कि जो आपको आंखें देख रही हैं, मैथ्स भी वो बोलता है। तो अगर मैथ्स अब आपको अगर ये दिखाई ना दे, लेकिन मैथ्स नजर आए, तो सुन लो उसको। क्यों मोहसन? ठीक है? ओके, देखिए जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने लिए हमेशा
मैं संडे को पढ़ा रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट, शायद मेहरान उस दिन नहीं था संडे को, थे। अच्छा, तो नहीं, मतलब फिजिकल में कह रहा था। तो एक स्टूडेंट वहां पे मेरे पास आया, जो कि एक एक्स स्टूडेंट ने उसको भेजा हुआ था। तो कहता है, सर ये पेपर आपने देखा है? अपना लैपटॉप ला के मेरे सामने ले आया, क्या ये पेपर आपने देख रहे हैं? मैंने कहा, देखा। तो ऑथर में मेरे उस स्टूडेंट का नाम था, फर्स्ट ऑथर में। कहता है, सर ये 7 पेपर लिख चुका है अभी तक, 7 रिसर्च पेपर्स। और वो भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो यूटी में होती है उनमें नहीं, IEEE में पब्लिश हो चुके हैं। और वो, आप कहेंगे लम्स में पढ़ता है, नस्क में पढ़ता है, जीकी में पढ़ता है। नहीं, वो मर्दान में पढ़ता है। कौन सी है वहां पे, बादशाह खान? अब्दुल वली वली खान। अब्दुल वली खान। तो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से पढ़ा वो पढ़ रहा है बच्चा। और वो 7 पेपर्स अभी तक लिख चुका है रिसर्च करते हुए। जो कि यहाँ पे मुझे एक भी नजर है कोई। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मैंने हमेशा उस काम के लिए इसको इस्तेमाल करते देखा है लोगों को, कि बस कोल खोने दिखाना, वरता इंशाल्लाह हुआ है। जैसे तबलीगियों को भी कहते हैं ना कि जी, अगर इरादा दिन निश्ता, ब्याह इंशाल्लाह हो आएगा ना, वही इरादा भी निश्ता ना, ब्याह वाले इंशाल्लाह हुआ है। तो आपका भी इरादा निश्ता, लेकिन आप इंशाल्लाह कह के अपने आप को धोखा दे रहे हो। इंशाल्लाह के साथ फिर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ शायद बी सेक्शन में मैंने जब ये बात की थी, तो एक लड़की ने सिर्फ ये कहा था कि अगले साल मेरा पेपर होगा। यहाँ पे इंशाल्लाह के अलावा बी ए से मैंने आवाज नहीं सुनी। आप कहते हैं हम पेपर बस साल में 4 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लिखते नहीं है। मिड फाइनल में हर एक में 2-2 पेपर करने होते हैं। तो बहुत सारे पेपर हम हल कर लेते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? तो दैट इज। लेकिन ये बता दूं कि कई जगहों पे, स्पेशली एकेडेमिया में अगर आपने रहना है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर पेपर्स। अभी चंद दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुई। उसमें कुछ एमएस के भी थे, कुछ बीएस के भी थे। एमएस वाले का पेपर नहीं थे, बीएस वाले ने एक पेपर लिखा हुआ था। बीएस वाला सेलेक्ट हो गया और एमएस वाले घर चले गए। फिर भी अगर आप नहीं समझते, तो बस हम समझा सकते हैं सिर्फ, काश के गवर्नमेंट स्कूल होती। तो फिर क्या करते मेरा, फिर वो काम करते जो वो टीचर करते थे, ताकि कुछ रिजल्ट तो निकालते ना। हैं? ताले पड़े होते थे। नहीं, हम ताले ना लगाते। हम आपको जो यहाँ पे एक स्कूल होती थी स्कैंड में, अब भी स्कूल है, लेकिन वो प्रिंसिपल खत्म फोत हो गए होंगे। आ, उस वक्त उस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, सेक्रेटरियों के बच्चे भी पढ़ते थे। क्योंकि वो स्कूल में से टॉप जो होता था वहां से होता था। पहले 5-6 10 में से 5-6 पोजीशनें कैंट 1 की होती थी। और उस वक्त वही स्टूडेंट फिर एडवर्ड कॉलेज भी जाते थे, वही स्कूल स्टूडेंट जो होते थे वो इस्लामिया भी जाते थे, और वहां से वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में पहुंचते थे। तो सेक्रेटरियों के बच्चे भी वहां से पढ़ते थे। लेकिन कहते हैं मारा मार पिटाई ऐसी होती थी कि कोई बच्चा कम से कम ये नहीं कह सकता था कि मैंने साल में मार नहीं खाई, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। तो या तो फिर ये हमें एक लेनी पड़ेगी इजाजत। आपके सेक्शन वेट करें। ओके, तो अगला सवाल देखें जी। वेरी सिंपल। अब देखिए आपका इनपुट क्या हो गया है, ए की पावर एन यू ऑफ एन माइनस 1। ये हो गया ना, एंटी कॉजल। क्या हो गया है? तो अब इसको आप सॉल्व करें। एंटी कॉजल है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह अब सिंपल क्या होगा, आपकी जो लिमिट है, क्योंकि एंटी कॉजल है, कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट हो रहा है, गौर करो, -n नहीं है, -n -1 है। धोखा देने वाला कुछ तो देगा ना, पेपर ऐसा तो नहीं होगा ना? क्यों आफाक? तो
वहां भी आफाक को सोचना पड़ेगा कि ये अब -1 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो ये है, ये -1 से यू स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट यू ऑफ -n, दिस इज नॉट यू ऑफ माइनस, दिस इज नॉट, दिस इज यू ऑफ n, u of n -n -1, as you can see here somewhere, yeah। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिक करनी पड़ेगी। क्या ट्रिक की मैंने, देखे, मैंने इनिशियल तो वाई वही जो इनपुट था वो यहां लिख दिया, z ऑफ -n, फिर माइनस, और ये हो जाएगा जैसे मैंने कहा, इट इज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया -1 से -इंफिनिटी। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए थी। अगेन मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये माइनस था, माइनस बाहर लगा लिया। यहां तक तो मेरी बात दुरुस्त थी, लेकिन इट शुड बी इधर फ्रॉम दी जीरो टू इंफिनिटी, इट शुड बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने चेंज ऑफ लिमिट कर दी, मैंने चेंज ऑफ लिमिट -n को l कर दिया, कोई भी नाम दे दिया। अब मैंने कहा अगर n की वैल्यू -इंफिनिटी है तो l की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगी। इसी तरह अगर ये -1 है तो l 1 हो जाएगा। तो लिमिट्स बिकम फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। अब मुझे जीरो चाहिए था, तो अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो एनीथिंग पावर जीरो 1। इसके बाद इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 ऐड है, तो 1 को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा, -1 कर दिया। एक 1 इसके अंदर ऐड किया, एक 1 यहां से निकाल लिया। अब सिंपल मैंने इसको अंदर ले गया, और नाउ दिस इज सिंपल माय ज्योमेट्रिक सीरीज, माय ज्योमेट्रिक, so I use the geometric series here, and this is the z transform of this signal। समझ आ रही है ना? ठीक है, फिर भी इसका उसको देखें, ऑनलाइन देखें, मेरी वीडियो उसकी देखें, क्वेश्चन हो तो मुझ पे करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह आपने इसका क्या फाइंड किया देख लें, क्योंकि याद रखो एंटी कॉजल है, याद रखो कि एंटी कॉजल ऊपर दिया गया है, प्रूव करना है यहाँ पे कि एंटी कॉजल है। ये देख लें जनाब, इसको मैंने सॉल्व किया, इससे पता चला कि ये वैल्यू शुड बी लेस देन, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि ए ए डिवाइडेड बाय जी इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि ए इज दिस, ए जी इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये ए इनवर्स जी है, ए इनवर्स जी। तो इसका मतलब है कि जी इज लेस देन ए, ये ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से पता चला कि आपका जो पोल की वैल्यू जो है दैट इज एट ए, और आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो ए से अंदर है। तो ए से अंदर हो तो आपका सिस्टम क्या होता है, एंटी कॉजल। तो गिवन भी एंटी कॉजल हुआ, और आरओसी ने भी प्रूव किया कि एंटी कॉजल है मोशन। क्लियर हो गया? इसी तरह लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ये जी, एक्स ऑफ एन जी की पावर -n के लिए कर रहे हैं। तो हेयर इज दी, अब दो हो गए हैं, एक वैल्यू देखिए, मतलब कि एक होना लाजमी नहीं है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है ना? तो अब देखें ये आपका, अगर आप आंख रखते हैं तो ये कॉजल है, आंख रखती है तो ये एंटी कॉजल है। इसका मतलब है कि ये नॉन कॉजल है। ये क्या है? ये नॉन कॉजल की एग्जांपल है। तो चेक करते हैं कि नॉन कॉजल का किस तरह का आरओसी होता है। तो आपको पता है, अभी आपने ये सॉल्व किया है, यूएफएन को अभी आपने सॉल्व किया है, नहीं, आपने डेल्टा ऑफ एन को 1 किया है, यूएफएन को 1 नहीं किया। इसके लिए आपने यूएफएन के लिए किया था, अगर ये 1/4 नहीं है तो यहाँ पे z डिवाइड बाय z-1 था प्रॉब्ली, z डिवाइड बाय z-1, यानी कि जो आपके यहाँ पे 1/4 था,
अभी आप ऊपर जाके चेक कर लें, एग्जाम्पल नंबर 2 में इट वॉज z डिवाइड बाई z माइनस 1/4। हमने अभी किया था a की पावर n u ऑफ n, रिमेंबर। और इसका हमने आंसर निकाला था कि z डिवाइड बाई z माइनस ए। तो देख लो z डिवाइड बाई z माइनस ए की वैल्यू यहां पे 1/4 है। और यहां पे अगर आप गौर करें तो इट इज एंटी कॉजल, अभी किया है u ऑफ माइनस एन माइनस 1। अगर थोड़ी तवज्जो दे दो तो लगता है कि दोनों ही के ये पार्ट सेम आ रहे हैं, z डिवाइड बाई z माइनस ए, लेकिन आरओसी जो है डैट मेक द डिफरेंस। इसका मतलब कि सिर्फ इसको देख के आप नहीं बता सकते कि सिस्टम क्या है, साथ आरओसी का होना भी जरूरी है। दोनों का, इसका भी, अब ये कॉजल है, ये कॉजल है, ये एंटी कॉजल है, दोनों के जी ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली एक ही चीज आ रही है, जी डिवाइड बाई जी माइनस ए, जी डिवाइड बाई जी माइनस ए, ऐसे ही है ना। तो द डिफरेंस इज लाइंग इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसके साथ वो कह रहा है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन 1/4, यहां पे कह रहा है कि ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब कि एक पोल इसके मुताबिक 1/2 पे है और एक पोल 1/4 पे है, ऐसे ही है ना। अब अब ये जो 1/4 है ये कहता है कि मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बाहर है, और ये कहता है जी 1/2 के मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर है। तो देखें, इससे बाहर और इससे अंदर, तो इसका मतलब ये रिंग बन जाएगा। तो नॉन कॉजल सिस्टम का आरओसी हमेशा एक रिंग होता है। क्लियर हो गया? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की आखिरी बात कि आपको बाज़ औक़ात अगर अब मैं इन दोनों, ये मेरा जवाब आया था ना, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो आंसर विल बी दिस। इसका मतलब कि अगर मुझे कल कोई कहे कि नहीं जेंटलमैन, मैं आपको ये देना चाहता हूं, ये वैल्यू कल पेपर में मैं आपको दे देता हूं, और आप मुझे जी ऑफ एन फाइंड कर दें, तो क्या करोगे? इनवर्स ट्रांसफॉर्म। क्या करोगे? इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब इसके लिए इसका मतलब है कि जो हमने स्टेप लिए इसके अपोजिट जाएंगे। इसका मतलब है कि इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। आफाक हमें बताएगा कोई तरीका है जो कि इसको इधर ले जाए? नहीं, इधर से इधर आना तो एलसीएम में, कि आपने इन दोनों का एलसीएम लिया और ये सॉल्व किया तो यू गॉट दिस। तो इधर से इधर आने का तरीका तो एलसीएम है, लेकिन इधर से इधर जाने का, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये रेड कलर में जाने का रास्ता क्या है? एनीवन? पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करें, यानी कि लिखें क्या, ये सब कुछ जी ऑफ जी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी माइनस 1/4 प्लस बी डिवाइड बाय जी माइनस 1 and then find the value of a and b and you will be getting this। और फिर इसको देखें कि इसका अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ये किस टाइम डोमेन में किसके बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर ये है, ये आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, तो इसका इसका टाइम डोमेन में जी ट्रांसफॉर्म का पेयर क्या है? तो डेट इज 1/4 यू ऑफ, तो आप लिख देंगे 1/4 यू ऑफ 1/4 एन यू ऑफ एन। फिर इसका क्या है? -1/2 दिस वन, इसका इसका ये है और ये इसके बराबर है। तो आप यहां पे लिख देंगे माइनस, ये देखिए -1/2 एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस, एंड यू विल बी गेटिंग इन टाइम डोमेन जी ऑफ एन। सिमिलर आएगा ना? ओ, और उसी के साथ फिर आपने उसको करना होगा कि अगर मेरे वैल्यू ये है तो अगर ये पॉइंट देंगे, अगर जी की वैल्यू ये है तो दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा सवाल, क्योंकि इन दोनों के देखकर तो एक ही लगता है, तो फिर आप साथ लिखोगे, कंडीशन दोगे
if the value of z, which means ROC, is greater than this, then the time domain, discrete time, is this one. Agreed? If the z value is this, if the region of convergence is less than half, then the in time domain this is equivalent to this, and you will write it here. अब जवाब मिल गया। तो अब आप इसको उल्टा भी ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और यही चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज अगर इसकी स्लाइड नंबर 1 पे मैं वापस चला जाऊं तो सिखाने की यही कोशिश की गई। ये देख लें, ये देख लें कि अगर मेरे पास ये आगे दे दिया गया और मुझे कहा गया कि जी आप बताओ, तो देखिए मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस बताए आपके सवाल के मुताबिक मोहसिन। मैंने कहा कि अगर मेरा आरओसी ग्रेटर देन 0.5 है तो फिर ये इसके बराबर है। इसको सॉल्व किया, पहले वाले को सॉल्व किया, इसका पहले वाले को सॉल्व किया। ये देख लो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बेस के ऊपर बताया कि इसका एन में अगर लेकर जाऊं तो क्या होगा। फिर दूसरे वाले को सॉल्व किया, ये ले लो, इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बेस पे फाइंड किया कि इसका टाइम एन में क्या होगा। एंड देन मैं यहां इसके मुताबिक लिख दूंगा एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू फर्स्ट वन का जो जवाब है माइनस सेकंड वन का या प्लस सेकंड वन का जवाब, एंड दैट विल बी द इनवर्स पार्ट। ठीक हो क्या? एनी क्वेश्चन? नो? तो चलिए अटेंडेंस लेते हैं और आपको जाने देते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर भी आके खड़े हो गए हैं।